इलॉन मस्क का मिशन मार्स हमें कोई ख्याली या फिर साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगता। दरअसल टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क का प्लान है कि वो 2050 तक मार्स में पूरा का पूरा एक शहर बना देंगे जहां पर 10 लाख इंसान रह सकेंगे और वो भी धरती के मदद के बगैर। 2007 में जब उन्होंने इस प्लान को अनाउंस किया तब उनकी बहुत मजाक उड़ाई गई, लेकिन मार्स कॉलोनाइजेशन के इस प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों को तब भरोसा आया जब नासा ने भी उनके साथ इस मिशन में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सिर्फ पिछले कुछ सालों में ही स्पेसएक्स ने रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की कर ली, जहां पर उन्होंने रिसाइकेबल रॉकेट्स बनाई जो कि एक बार किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में लॉन्च करने के बाद फिर से धरती पर वापस आ सकती है। इसके अलावा स्पेसएक्स ने ऐसी रॉकेट्स बनाई जो कि कम से कम फ्यूल यूज करके ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की कैपेबिलिटीज रखता है। स्पेसएक्स की इसी क्वालिटीज को देखते हुए नासा जैसे एक जायंट स्पेस एजेंसी ने उनके साथ पार्टनरशिप कर ली और दोनों मिलकर एक ऐसी स्पेसशिप बना रही है जो कि धरती से 22 करोड़ किलोमीटर दूर बसा मार्स तक की जर्नी सिर्फ 7 महीने में कंप्लीट कर सकती है। अब मार्स तक तो इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल यह है कि इस मार्स में इंसानों की कॉलोनी कैसे पॉसिबल होगा। आखिर इलॉन मस्क और नासा इस हरे भरे धरती को छोड़ के क्यों इंसानों को एक ऐसी जगह पर भेजने की कोशिश कर रही है जहां ना ही जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, पानी, एटमॉस्फेयर है और ना ही खाने पीने के लिए कुछ सामान है। आखिर ये लोग क्यों धरती को छोड़ के एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ की तापमान -153 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। जब वहाँ पर इंसानों के रहने के लिए कोई बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है तो आखिर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना पॉसिबल कैसे होगा, और कैसे टेराफॉर्मिंग का इस्तेमाल करके हम मार्स को एक दूसरा धरती बना सकते हैं, और ह्यूमंस मार्स में कैसे गुजारा करेंगे। इन सभी चीजों के बारे में आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इस छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब धरती पर इंसानों के रहने के लिए सारी फैसिलिटीज मौजूद है तो फिर इंसानों को मार्स पर भेजने की जरूरत ही क्या है। दरअसल पिछले कई सदियों से हमारे इस धरती के हेल्थ के ऊपर जितनी भी रिसर्च हो रही है उनमें से ज्यादातर के रिजल्ट नेगेटिव आई। साइंटिस्टों का कहना है कि जब से हमने फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला, गैस, इन सब का इस्तेमाल शुरू किया तब से धरती की टेम्परेचर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब यह तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि अर्थ पर किसी भी स्पीसीज का टिक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। एक सर्वे के मुताबिक साल 1880 से 2022 तक धरती की तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ी है, जिसमें से ज्यादातर 1975 के बाद हुई है। इस समय से 0.15 डिग्री सेल्सियस पर ईयर के रेट पे टेम्परेचर इंक्रीज हुई है, और ऐसा ही चलता रहा तो आज जिन गर्म जगहों पे इंसान आराम से रह सकते हैं सिर्फ 100-150 सालों बाद वहां पर रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से दोनों पोल्स की ग्लेशियर्स धड़ाधड़ पिघल रही है और इससे फ्लड्स, साइक्लोन, सुनामी ये सब आने की चांसेस और भी बढ़ गई है। रिसेंटली भारत में जो बड़े बड़े फ्लड्स आए उसके पीछे की सभी रीजन कहीं ना कहीं एक जगह पे अटक जाती है, और वो है हेवी रेनफॉल और फ्लड्स, जो कि बढ़ती हुई तापमान का एक नतीजा है। बात सिर्फ फ्लड्स का ही नहीं, इस पॉल्यूशन ने हमारे ओजोन लेयर को भी डैमेज करके रख दिया। वही ओजोन लेयर जो कि सूरज की खतरनाक यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करते आ रही है। यानी एक तरफ हम अंदर से भी धरती को डैमेज कर रहे हैं और दूसरे तरफ इसे बाहर से भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यह तो साफ है कि एक ना एक दिन हमारे यह धरती रहने के लायक ही नहीं बचेगा, और इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने अभी से ही हमारे लिए एक दूसरा घर मतलब एक दूसरा प्लेनेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों, हमारे सोलर सिस्टम में तो दूसरे भी कई प्लैनेट्स मौजूद है, तो आखिर मार्स को ही क्यों चुना गया। हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक पड़ोसी प्लैनेट वीनस है जो कि साइज में धरती के बराबर है, और ये धरती से मार्स के मुकाबले ज्यादा नजदीक भी है, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वीनस में वही सब चीजें मौजूद है जिसकी वजह से हम इस धरती को छोड़ना चाहते हैं, मतलब गर्मी। जी हाँ दोस्तों, वीनस सूरज की ओर चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लैनेट है जहाँ गर्मी इतना ज्यादा है कि ये लोहे को भी पिघला दे। यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर 464 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि इंसानों के लिए 1% भी हैबिटेबल नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ हमारा एक और पड़ोसी है और वो है मार्स, जो कि सूरज की ओर चक्कर लगाने वाला चौथा प्लैनेट है। यहाँ पर वीनस जैसी गर्मी तो नहीं है, लेकिन ये हमारे दोनों पोल से भी ज्यादा ठंडा है, जहाँ की तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। सिर्फ कपकपा देने वाली सर्दी ही नहीं है जो कि इंसानों को मार्स पे जाने के लिए रोक रही है, बल्कि यहाँ ना ही ऑक्सीजन है और ना ही पानी। यानी इंसानों के जिंदा रहने के लिए दो मेन चीजें ही मार्स पे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी नासा और इलॉन मस्क मार्स के पीछे ही क्यों पड़ा है। दरअसल इलॉन मस्क के प्लान के मुताबिक 2029 तक मार्स में इंसानों की एक छोटा ग्रुप जाएगी। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 सालों के खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशराइज्ड सूट रहेंगे। लेकिन इस ग्रुप के भी जाने से पहले मार्स पे उनके रहने के लिए कुछ प्रोटेक्टिव शेल्टर्स बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के इतने बड़े बड़े तूफान आते हैं कि ये इन लोगों को आसानी से घायल या फिर सीधा खत्म कर सकती है। अब ये प्रोटेक्टिव शेल्टर्स मार्स में मिट्टी की मदद से ही बनाए जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि इसे आखिर
आखिर बनाएगा कौन? हैरतअंगेज दौर पे इसे मार्स में मौजूद रोबोट्स ही बनाएंगे। इन एआई रोबोट्स को मार्स में इंसानों के पहले ही भेजा जाएगा। ये अनोखे किस्म के रोबोट्स खुद से ही दूसरों के साथ मर्ज हो सकते हैं, जो कि इंसानों से भी काफी ज्यादा फास्ट काम कर सकेंगे, जिनमें कैमराज, सेंसर्स, मिट्टी खोदने के लिए एस्केलेटर्स और 3D प्रिंटर यूनिट्स लगे होंगे। सोलर पावर से चलने वाला ये रोबोट्स पहले तो मार्स पर एक अच्छी लोकेशन ढूंढेंगे जहाँ पर ज्यादा मिट्टी हो और वो तेज हवाएं से भी प्रोटेक्टेड हो। इसके बाद ये अपनी तेज एस्केलेटर से मिट्टी खोदेंगे, जिसको कई छोटे छोटे रोबोट्स के द्वारा रिफाइनिंग यूनिट तक ले जाया जाएगा। एक बार रिफाइंड होने के बाद यह मिट्टी 3D प्रिंटर्स यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो कि एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करती जाएगी। इस काम को कई महीनों तक किया जाएगा, जिसको धरती से बैठ के ही मॉनिटर किया जा सकता है। एक बार शेल्टर बनने के बाद स्टार्ट हो जाएगा इन रोबोट्स का दूसरा फेज। अब मार्स पर इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगी। क्योंकि लोग पहली बार लैंड करेंगे, इसलिए इनके पास बहुत सारा सामान भी मौजूद होगा। अब मार्स पे मौजूद ये रोबोट्स इन इंसानों के यह सामान उठाकर उसे लैंडिंग साइट से बेस यूनिट्स या कहे तो उन शेल्टर्स में ले जाएंगे, और बेस यूनिट के शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा, जो कि अपने आप ही इन्फ्लेट हो जाएगी। क्योंकि मार्स के एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है, इसलिए ये इंसान इन यूनिट्स के अंदर एक प्रेशराइज्ड रूम में रहेंगे। मतलब इन यूनिट्स में धरती की तरह ही आर्टिफिशियली प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशराइज्ड केबिन एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट्स की मदद से बनाई जाएगी। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी केबिन के दरवाजे में आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो सके। अब बारी होगी मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि सब्जी फल उगाए जाए। इन ग्रीन हाउसेस में ये प्लांट्स जैसे जैसे बड़े होंगे, उनमें से एक ऐसी चीज निकलेगी जिसका होना मार्स पे बहुत ही जरूरी है, और वो है ऑक्सीजन। ये प्लांट्स मार्स में सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि इंसान वहाँ खुले एयर पे सांस ले पाए। इसीलिए वहाँ पर जल्द से जल्द ऑक्सीजन बनाने के भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। खुशी की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी हमने कई साल पहले ही खोज डाला, जहाँ पर ये रोबोट्स मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को हीट देकर उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनेगा। यानी अब मार्स में इंसानों का एक छोटा टीम ऑक्सीजन भी बना पाएगी, खाने के लिए उनके पास सब्जी भी होंगे, और मार्स में मौजूद फ्रोजन आइस से ये लोग पानी भी लाएंगे। अब क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर काफी पतला है और इसमें 97% ही कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए मार्स को टेराफॉर्मिंग करने की जरूरत होगी। इससे होगा क्या कि ये मार्स में मौजूद सभी फ्रोजन आइसेस को पिघला देगी, जिससे ओशंस का निर्माण होगा और प्लांट्स उगाने के एक नॉर्मल एनवायरनमेंट को हम पा सकते हैं। अब टेराफॉर्मिंग करने के लिए हमें मार्स के टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। इसके लिए या तो हम मार्स में हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा सकते हैं, या फिर मार्स में ही फैक्ट्रीज बना के बहुत सारी CFC, मीथेन ये सब रिलीज कर सकते हैं। इससे मार्स में ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगी, वही ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से हमारी इस धरती का तापमान बढ़ते चला जा रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मार्स में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रोजन आइसेस है, वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी, जिससे हमें वहां पर लाइफ पनपने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यानी पानी मिल पाएगी। मार्स में जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगी, उसकी वजह से इसके एटमॉस्फेयर में भी कुछ चेंजेस आएगी, और ये पहले के मुकाबले और भी डेंस होते जाएगी, जिससे यहाँ पर इंसान और दूसरे एनिमल्स रहने के लिए एक नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट होगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि मार्स की टेराफॉर्मिंग सुनने में जितना आसान लगता है, प्रैक्टिकली ये उतना ही हार्ड है, क्योंकि पूरे के पूरे प्लेनेट की क्लाइमेट को बदलना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए हमें 500-600 साल भी लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मार्स कॉलोनाइजेशन के ऊपर एक ब्रीफ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि एयर एमिरेशन ने कैसे दूसरे एयरलाइंस को खत्म कर दिया, तो इस वीडियो में क्लिक कीजिए।